There is no possibility of my forgiving you. The question is, how on earth can you forgive yourself? वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज हम नेटफ्लिक्स के टॉप 10 स्कैंडल्स देखने वाले हैं। All of this is an important step to help dismantle the machinery that allowed this sort of thing to continue. इस लिस्ट के लिए हम उन कंट्रोवर्सीज को देखेंगे जिनका सामना नेटफ्लिक्स ने पिछले कुछ सालों में किया। किस नेटफ्लिक्स स्कैंडल ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 10, फॉक्स का मुकदमा। इंडस्ट्री के बहुत सारे टैलेंटेड लोगों ने अपनी कंपनियां छोड़ नेटफ्लिक्स ज्वाइन कर ली थी, जिसके कारण इंडस्ट्री में बहुत तनाव का माहौल था। डिज्नी के साथ समझौता करने से एक साल पहले 20th सेंचुरी फॉक्स ने नेटफ्लिक्स पर केस डाल दिया। The Court of Infernal Affairs is now in session. फॉक्स ने आरोप लगाया कि उनके 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स को जो फॉक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, उनको नेटफ्लिक्स ने गैर कानूनी तौर पर काम पर ले लिया। You have no right. You are to stop this instant. Is that clear? Nah. एक महीने बाद नेटफ्लिक्स ने एक काउंटर सूट फाइल किया, जिसमें फॉक्स पर गैर कानूनी बाधाएं डालने का आरोप लगाया गया। 2019 में जज मार्क ग्रॉस ने फॉक्स के पक्ष में फैसला सुनाया। नेटफ्लिक्स ने बाद में अपील भी की, लेकिन दिसंबर 2021 में फिर हार गए। But I ask you, what is a contract? Webster's defines it as an agreement under the law which is unbreakable. फॉक्स के अलावा वायाकॉम ने भी नेटफ्लिक्स पर केस डाल दिया, जब नेटफ्लिक्स ने मौमिता सेन गुप्ता को अपनी कंपनी में शामिल किया, जो वायाकॉम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। Contracts are like hearts. They're made to be broken. नंबर 9, बिल कॉस्बी। ये हंसी मजाक नहीं। अगस्त 2014 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि वे कॉमेडियन बिल कॉस्बी के 77वें जन्मदिन के लिए एक स्टैंड अप मूवी बिल कॉस्बी 77 रिलीज करने वाले हैं। लेकिन रिलीज होने के एक महीने पहले ही कॉमेडियन हनीबल बुरेस ने कॉस्बी के खिलाफ कुछ आरोपों को उजागर करते हुए एक स्टैंड अप रूटीन किया। जैसे ही बुरेस का वीडियो वायरल हुआ, और अधिक महिलाएं इसी तरह के आरोप के साथ सामने आई और नेटफ्लिक्स ने फिल्म को रोक दिया। अब जुलाई 2015 में नेटफ्लिक्स के चीफ कंटेंट ऑफिसर टेड सैरेंडोस ने बताया कि बिल कॉस्बी 77 अब नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगा। कॉस्बी को 3 साल बाद दोषी पाया गया और उन्हें 3 साल की जेल की सजा हुई। बिल कॉस्बी तो जेल से निकल चुके हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पर अब यह फिल्म शायद नहीं आएगी। नंबर 8, ऑस्कर की योग्यता। काफी लंबे समय तक थिएटर की फिल्मों को टीवी फिल्मों से अलग करना आसान था। I'm going to be homeless, a homeless cop. It's like a made-for-TV movie that I will not be able to watch because I won't have a television because I'll be homeless. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की पॉपुलैरिटी के साथ ये आसान नहीं रहा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने कई हाई प्रोफाइल फिल्मों का वितरण किया है। कई लोग बहस कर रहे थे कि उन्हें ऑस्कर में शामिल होना चाहिए या नहीं। You're no messiah. You're a movie of the week. एकेडमी अवार्ड में शामिल होने के लिए एक फिल्म लॉस एंजलिस में कम से कम 7 दिनों तक लगातार प्रदर्शित होनी चाहिए। इसलिए ऑस्कर उम्मीदवार रोमा के लिए नेटफ्लिक्स ने फिल्म को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से पहले 3 हफ्तों के लिए थिएटर में चलाया। और क्वालिफाई होने के बावजूद स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज काफी चिढ़ गए थे। Once you commit to a television format, you're a TV movie. You certainly, if it's a good show, deserve an Emmy, but not an Oscar. बेशक कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद तो अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एक लग्जरी से हटकर आवश्यकता बन गई है। नंबर 7, डिज्नी ने कंटेंट हटा दिया। नेटफ्लिक्स और डिज्नी एक खूबसूरत साझेदारी जो टिकने के लिए नहीं बनी थी। Excuse me, the story you're about to tell is the copyrighted property of the Walt Disney Corporation. 2012 के अंत में डिज्नी ने नेटफ्लिक्स के साथ एक एक्सक्लूसिव डील की। क्लासिक डिज्नी फिल्मों को नेटफ्लिक्स पर जल्द ही उपलब्ध कराया गया। 2016 से नए डिज्नी रिलीज भी जोड़े गए। दोनों कंपनियों ने डेयरडेविल और जेसिका जोन्स जैसी ओरिजिनल मार्वल मूवीज में भी साथ साथ काम किया। 2017 में लेकिन डिज्नी ने घोषणा की कि वह अपने खुद की स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स से दूर जा रहे हैं। आखिर 12 नवंबर 2019 को डिज्नी प्लस लॉन्च हुआ और स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में मुकाबला और तेज हो गया। अगर आप गौर करेंगे तो नेटफ्लिक्स पर डिज्नी के शोज अब एक भी नहीं है। लाइव एक्शन मार्वल शोज भी, जो मार्च 2022 से सिर्फ डिज्नी प्लस में उपलब्ध हैं। तो क्या हमें फाइनली डेयरडेविल का सीजन 4 मिल सकता है प्लीज? And don't get us wrong, we're still gonna bill you.
नंबर 6, डेव शपेल के क्लोजर वाले कमेंट्स। 2016 में कॉमेडियन डेव शपेल ने नेटफ्लिक्स के साथ अपने स्पेशल शो को रिलीज करने के लिए एक $multi-million डील साइन की। उनका अंतिम नेटफ्लिक्स स्पेशल, जिसका टाइटल उचित रूप से द क्लोजर था, ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में शपेल के जोक्स के कारण कंट्रोवर्शियल बन गया। ग्लैड, एक नेशनल ब्लैक जस्टिस कोएलिशन ने नेटफ्लिक्स से उस शो को हटाने की मांग कर दी। कुछ नेटफ्लिक्स कर्मचारियों के वॉकआउट करने के बावजूद टेड सैरेंडोस ने शो का साथ बनाए रखा। बी पेगल्स माइनर एक ट्रांसजेंडर नेटफ्लिक्स कर्मचारी है जिसने वॉकआउट आयोजित करने में मदद की थी। उनको कंपनी के बारे में गुप्त जानकारी लीक करने के आरोप में निकाल दिया गया। बाद में शपेल के प्रतिनिधि ने घोषणा की कि वह ट्रांसजेंडर समुदाय पर जोक्स अब नहीं करेंगे। नंबर 5, क्यूटीज का कंट्रोवर्सी। टाइटल काफी मासूम लगता है ना, लेकिन नेटफ्लिक्स में क्यूटीज शायद अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। Vous faisiez quoi, la gare? Ben non, on danse. On va danser au concours. 2020 में सनडांस में प्रीमियर की गई यह फ्रेंच फिल्म क्यूटीज एक 11 वर्षीय मुस्लिम लड़की पर केंद्रित है जो एक ट्वर्किंग समूह में शामिल हो जाती है। क्यूटीज ने अधिक ध्यान तब आकर्षित किया जब नेटफ्लिक्स ने उनका एक पोस्टर निकाला जिसमें कई लोगों को लगा कि छोटी लड़कियों को काफी सेक्सुअलाइज्ड रूप से दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स ने पोस्टर तो चेंज कर दिया लेकिन फिल्म के रिलीज को नहीं रोक पाए। जैसे ही #कैंसिल नेटफ्लिक्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, फिल्म को बड़े पैमाने पर रिव्यू बॉम्बिंग का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी प्रशंसा प्राप्त हुई। Our girls see that the more a woman is overly sexualized on social media, the more she is successful. And the children just imitate what they see. हालांकि अकेले फिल्म का विषय ही काफी था टेड क्रूज जैसे राजनेताओं की आलोचना को आकर्षित करने के लिए, जिन्होंने एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तक की मांग कर दी थी। नंबर 4, नेटफ्लिक्स का एनिमेशन। किड कॉस्मिक, माया एंड द 3 और द कपहेड शो जैसे प्रोग्राम्स के साथ नेटफ्लिक्स ने एनिमेशन के मैदान में अपना झंडा गाड़ लिया था। मगर आसमान छूती सब्सक्रिप्शन लॉसेस के बीच नेटफ्लिक्स ने अप्रैल 2022 में घोषणा की कि कई एनिमेटेड शोज जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनको रोक दिया जाएगा। इसमें जेफ स्मिथ की बोन और रोल्ड डहाल की द ट्विट्स के साथ साथ लॉरेल फॉसेट की टॉयल एंड ट्रबल जैसी शोज भी शामिल थीं। नेटफ्लिक्स में मेन एनिमेशन की देखरेख करने वाले फिल्म रिंडा को उनके कुछ स्टाफ के साथ जाने दिया गया। कई अन्य क्रिएटिव टैलेंट्स ने भी नेटफ्लिक्स छोड़कर दूसरी कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि हम नेटफ्लिक्स से बहुत कम एनिमेटेड शोज देख पाएंगे लेकिन घबराना नहीं, नेटफ्लिक्स द बॉस बेबी, बैक इन बिजनेस जैसी और भी डेटा फ्रेंडली शोज पेश करने के लिए उत्सुक दिखते हैं। Oh, thank God for that. नंबर 3, एक हाउस ऑफ कार्ड्स गिर गया। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो शायद 52 एपिसोड्स और 4 सीजन खत्म होते ही हाउस ऑफ कार्ड्स को रोक देना चाहिए था, बराबर। लेकिन इससे नेटफ्लिक्स एक बड़े पिया विपत्ति से भी बच सकता था। अक्टूबर 2017 में 5वें सीजन के रिलीज होने के केवल 5 महीने बाद स्टार केविन स्पेसी को मिसकंडक्ट के आरोपों का सामना करना पड़ा। They describe the set of House of Cards as a toxic environment for young men who had to interact with Spacey in any capacity. एंथनी रप ने विशेष रूप से स्पेसी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया। बाद में स्पेसी को शो से निकाल भी दिया गया। हालांकि शो एक नए एक्टर के साथ अपने छठे और अंतिम सीजन में आगे बढ़ गया और हाउस ऑफ कार्ड्स नेटफ्लिक्स का प्रमुख शो बन गया। कई लोगों का मानना यह भी है कि यह केविन स्पेसी के कंट्रोवर्सी का दाग शो से नहीं हटेगा। फ्रैंक अंडरवुड के रूप में स्पेसी के वार्षिक क्रिसमस वीडियो ने भी आग में तेल डालने का काम किया है। I hope that everyone who's dealing with these sorts of situations does feel the courage to come forward. नंबर 2, 13 Reasons Why। डिस्क्लेमर देना जरूरी है। एक कंट्रोवर्शियल पुस्तक पर आधारित यह कंट्रोवर्शियल नेटफ्लिक्स सीरीज एक टीनेज लड़की हैना बेकर और उसके आत्महत्या पर केंद्रित है। I'm not sure what I'm expecting. All right. Well, it sounds like there's something that you need that you're not getting. यह अकेला ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं था जिससे 13 रीजंस वाई को निपटना पड़ा। शो में हैना के मृत्यु का एक ग्राफिक दृश्य है जो विशेष रूप से कंट्रोवर्सी का पात्र बना क्योंकि लोगों को लगा कि इस सीन में आत्महत्या को ग्लैमराइज किया गया है। ये कहना मुश्किल है कि शो का कोई वास्तविक दुनिया में प्रभाव पड़ा या नहीं, पर इसके रिलीज होने के बाद कहा गया कि आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ गई है। आगे चलते चेतावनी कार्ड यानी डिस्क्लेमर शो का मुख्य हिस्सा बन गया। दरअसल आत्महानि और मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित शो में अब डिस्क्लेमर्स अनिवार्य हो गया है। अगर आपने गौर किया हो तो नेटफ्लिक्स ने भी इस एपिसोड में यह ग्राफिक सीन हटा दिया गया, हालांकि रिलीज होने के 2 साल बाद।
You made the decision as parents, it's too much. But for so many kids, they may not have parents to talk to, they don't talk about it. And the reality is, it affects everyone. इस लिस्ट के नंबर 1 को देखने से पहले कुछ छोटे मेंशंस। पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाना। जो अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड बहुतों के साथ शेयर करते हैं, अब उनको प्रॉब्लम हो सकती है। You're a freshman congressman who still uses his mother's Netflix password. There's no way you're going to get a meeting with Montez. द क्राउन और समान वेतन का विवाद। क्लेयर फॉय एक रानी का किरदार निभाती हैं, तो उनको रानी की तरह ट्रीट करना भी बनता है। There is no possibility of my forgiving you. The question is, how on earth can you forgive yourself? सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ना। यूएस में 4K टियर के सब्सक्रिप्शन की कीमत $20 प्रति महीने तक बढ़ गई थी। लोगों को तो मनी हाइस्ट ही करना पड़ेगा फिर। 참가자 한 명당 걸려있는 상금 액수 1억. 따라서 255억의 상금이 돼지점통에 적립되었습니다. नंबर 1, 2 लाख सब्सक्राइबर्स को खोना। Whoa! Netflix has so much money? बड़े बड़े दिग्गज भी ठोकर खा सकते हैं। अप्रैल 2022 में यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स से वर्ष के पहले 3 महीनों में ही 2 लाख सब्सक्राइबर्स निकल गए हैं। यह 10 वर्षों में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर नंबर्स में देखी गई सबसे बड़ी गिरावट थी। But it was even worse than what anyone was expecting. इसके कई कारण हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कीमत में बढ़ोतरी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में अधिक कंपटीशन, द ऑफिस और फ्रेंड्स जैसी लाइसेंस शो का नेटफ्लिक्स से निकलना और उनके ओरिजिनल शोज की घटती क्वालिटी। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि और ज्यादा सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स से न निकल जाएं। Well, this is gonna hurt like a mother. माना नेटफ्लिक्स के पास आज 20 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन याद रखें, कभी हम भी दूरदर्शन के आगे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सोच नहीं सकते थे। तो क्या नेटफ्लिक्स वापस अपना डेरा जमा पाएगा, या हम एक दिन द लास्ट सब्सक्राइबर ऑफ नेटफ्लिक्स नाम का कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होंगे?